आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा 12th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर 7 चल रहा था इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास, जिसमें हमने कल बात की थी कि जैव विकास के जो प्रमाण है ना, उसके बारे में, जिसमें हमने किया था कि समजात समवर्ती अंग है या जीवाश्म है, वो भी क्या है, जैव विकास के प्रमाण है। यानी कि जिससे पता चलता है कि जीवों का विकास किस तरह से हुआ था, पूर्वज कैसे थे और अभी किस तरह से उनका विकास हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहता है वो है जैव रसायन व कार्यकी प्रमाण। जैव रसायन के जो प्रमाण है वो भी जैव विकास के प्रमाण को सिद्ध करते हैं। अर्थात जैव विकास जैव रसायन के प्रायोगिक जो प्रमाण है, प्रायोगिक प्रमाण कैसे कि जीवों में तुलना की जाएगी कि किस जीव में किस तरह के जो है पदार्थ या अन्य जो रासायनिक पदार्थ जो है वो किस तरह की क्रियाएं जो पाई जाती है ना, वो भी क्या करते हैं, जैव विकास को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं या बताते हैं। तो इसमें किस तरह से बताते हैं, जैसे सबसे पहले हम देखें कि जो समस्त प्रकार के जीव होते हैं उनके कोशिका द्रव्य में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। और उनसे क्या बनता है, उनसे कार्बोहाइड्रेट वसा व प्रोटीन का निर्माण होता है। अर्थात समस्त जीवधारियों में कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जिनसे कार्बोहाइड्रेट वसा व प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो पदार्थ होते हैं, आवश्यक जो पदार्थ है, वो कहते हैं कि समस्त जीवधारियों के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, समस्त जीवधारियों के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जिससे जैव विकास का जो प्रमाण है वो सिद्ध होता है। इसी तरह से कोशिका द्रव्य में ये पदार्थों का पाया जाना, उसी तरह से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं समस्त जीवधारियों में, तो ये जैव रसायन क्या बताता है कि समस्त जीवधारियों में जो एंजाइम के जो कार्य है, एंजाइम के जो कार्य है और उसकी जो संख्या है या उसकी मात्रा है, वो भी क्या होती है, समान प्रकार से पाई जाती है। कि समान प्रकार के एंजाइम होंगे, मतलब एक जो एंजाइम है उसका कार्य किस तरह का होता है, तो वो भी क्या होता है, अगर मान लो मनुष्य मान लो एक तरह का एंजाइम है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को, है ना, कार्बोहाइड्रेट को पाचन करवाने में जो एंजाइम है वो जैसी भूमिका मनुष्य में निभा रहा है, उसी तरह की अन्य जो जीवधारी है या जो स्तनपायी जीव है, जैसे कि गाय है, भैंस है, उनमें भी वो इसी तरह का कार्य रहता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, हार्मोन की, उसके बाद हम किसकी बात करें, हार्मोन की। हार्मोन का भी तो काम क्या रहता है, कार्य समस्त जीवधारियों में कार्य समान रहता है। कैसे रहता है कि जैसे हम बात करें कि मनुष्य में एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन हार्मोन, अर्थात थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला या सिक्रीट होने वाला जो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। और वो मनुष्य में कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन जो है ये किस में हेल्प करता है, वृद्धि व विकास। अर्थात मनुष्य की जो वृद्धि में जो सहायक हार्मोन है वो कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन है, जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है या सिक्रीट होता है। तो अब कहते हैं कि हाँ, मनुष्य में तो इसका काम है, बाकी जीवधारियों में इसका कैसे काम होगा। कहते हैं कि अगर मनुष्य का जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसको निकाल कर हम क्या करते हैं कि मेंढक की जो टेडपोल लार्वा होती है, टेडपोल लार्वा के अंदर क्या करते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन को इंजेक्ट करा दिया। किससे निकाला गया, वो मनुष्य से। मनुष्य की थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकाल कर वो किस में इंजेक्ट करा दें, टेडपोल लार्वा में अगर इसको इंजेक्ट करा दें या इसके अंदर प्रवेश करा दें, और टेडपोल लार्वा कैसे होगी, वो थायराइड विहीन होगी, है ना। थायराइड विहीन टेडपोल लार्वा के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन मनुष्य से निकाल कर उसमें प्रवेश करा दे, तो ये टेडपोल लार्वा वाला जो क्या होता है, मेंढक है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वयस्क में। किसमें, वयस्क मेंढक में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात इसमें भी तो क्या हो रहा है, वृद्धि व विकास हो रहा है, अर्थात इसमें कायांतरण हो रहा है। तो इसको कैसे देखेंगे कि मनुष्य में से थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो निकाल कर मनुष्य की थायरोक्सिन ग्रंथि से और मेंढक के टेडपोल लार्वा में अगर प्रवेश करा दे तो ये मेंढक का टेडपोल लार्वा जो वयस्क मेंढक
में कायांतरित हो जाता है। और ये किसको सिद्ध कर रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन जिस तरह से मनुष्य में काम करता है उसी तरह से मेंढक में भी कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से अन्य अगर हम बात करें, जैसे मान लो गुणसूत्र है, गुणसूत्र वो किससे बने होते हैं, वो न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड गुणसूत्र जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, और वो जैसे मतलब मनुष्य में इसी तरह से अन्य जो जीव उनमें भी इसी तरह से बनते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण भी इसी तरह से होता है, किस तरह से, न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन से। ठीक है, और उसके बाद जो होते हैं डीएनए, हम बात करें किसकी, डीएनए, उसका निर्माण किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है। तो ये किसको सिद्ध कर रहा है, ये जैव रसायन व कार्य की प्रमाण है जो जैव विकास को सिद्ध कर रहा है। अर्थात हमने इसमें क्या पढ़ा था कि जैव रसायन के जो प्रायोगिक प्रमाण है वो जैव विकास को सिद्ध करते हैं। किस तरह से करते हैं कि हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से मनुष्य के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि में जो वृद्धि में सहायक है, उसी तरह से वो अन्य जीवधारियों में पाया जाता है। जैसे कि अगर मनुष्य की थायरोक्सिन ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकालकर और मेंढक के टेडपोल लार्वा में प्रवेश करवा दिया जाए तो मेंढक का जो टेडपोल लार्वा है वो वयस्क मेंढक में कायांतरित हो जाएगा। इसी तरह से समस्त जो जीवधारी होते हैं उनके कोशिका द्रव्य में समान प्रकार के जो अगर तत्व की बात करें तो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उनसे किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का निर्माण होता है। और इसी तरह से अन्य जीवधारियों में इसे क्या होता है, निर्माण होता है, यानी कि समानता पाई जाती है। फिर हमने देखा कि गुणसूत्र जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन में बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन से बने होते हैं, और डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ऐसी कैसी इनके अंदर नेचुरलिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये समान प्रकार के होते हैं। तो ये तीसरा जो है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो जैव विकास को सिद्ध करता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ जो पॉइंट रहता है वो क्या है, फोर्थ है वो ये बताता है कि अनुहरण व रक्षात्मक सदृश्यता के प्रमाण, अर्थात एविडेंस फ्रॉम प्रोटेक्टिव और रिसेम्बल्स। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, इनसे भी क्या होता है, जैव विकास का जो है प्रमाण सिद्ध होता है, यानी कि जैव विकास बताया जाता है। जीवों का जो विकास है, एक जीवधारी से दूसरा जीवधारी, दूसरे से तीसरा जीवधारी, किस तरह से वहां पर विकसित होता है। देखो अनुहरण एक वर्ड है, अनुहरण का मतलब होता है कि जीव का, कोई भी जीव है वो अपने क्या हो, निवास समान के निवास स्थान जहां पर वो रहता है, कोई भी जीव जो निवास है उसका जहां पर वो रहता है उसके समान दिखना, किसी भी जीव का अपने निवास के समान दिखना क्या कहलाता है, अनुहरण कहलाता है। और ये अनुहरण जो है वो उस जीव धारण को अन्य जो परभक्षी या अन्य जो शत्रु जीव होते हैं उनसे उसको बचाव करते हैं, अनुहरण जो है। ठीक है ना, तो ये जो है इसका अगर उदाहरण ले, अनुहरण व रक्षात्मक सदृश्यता का अगर उदाहरण ले और इसमें एग्जांपल देखें तो कौन सी आती है, छड़ कीट व श्वेत व इसके बाद में और भी आती है गहरे पंखों वाले शलभ, श्वेत पंखों वाले शलभ और गहरे रंग वाले या गहरे पंखों वाले शलभ भी इसमें उदाहरण आते हैं। अब ये जो छड़ कीट होती है, छड़ कीट जो है ना सूखी हुई टहनी हो या सूखी हुई पेड़ हो उसकी तरह ये दिखाई देता है, तो उसमें अगर वो निवास स्थान में रहेगा तो वो अन्य परभक्षियों से बच जाएगा। अब श्वेत पंखों वाले शलभ है, इसमें किस तरह से होता है, तो यहाँ पर है ना एक पॉइंट आता है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, और इसका जो टाइम पीरियड था वो था सन 1850 से लेकर और सन 1920। अर्थात इंग्लैंड में क्या हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है कि इंग्लैंड में ना जिस टाइम में 1850 से 1920 का जो समय था उस टाइम बहुत सारा पोल्यूशन हुआ, यानी कि प्रदूषण हुआ। औद्योगिक क्रांति वो सिंपल सी बात है कि वो जहरीली गैसें जो है वो वातावरण में रिलीज करेगा, जिससे क्या हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, अर्थात उद्योगों का विकास हुआ इस टाइम में। तो क्या था कि 1850 से पहले अर्थात औद्योगिक क्रांति से पहले जो इंग्लैंड में है ना,
इंग्लैंड की बात करें, औद्योगिक क्रांति 1850 से पहले जो है वो श्वेत पंखों वाले शलभ, श्वेत पंखों वाले शलभ की संख्या गहरे रंग वाले शलभों से ज्यादा थी। देखो औद्योगिक क्रांति से पहले क्या था, श्वेत पंखों वाले शलभों की संख्या गहरे रंग वाले शलभों की संख्या से क्या थी, ज्यादा थी। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि उस टाइम जो वहां के पेड़ है पौधे है वहां पर क्या था, श्वेत लाइकेन था। क्या था, श्वेत लाइकेन, श्वेत लाइकेन था। ठीक है, तो श्वेत लाइकेन था। अब पेड़ों पर बहुत जाती, पेड़ों की शाखाओं पर श्वेत लाइकेन की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा थी, तो उस पे जो श्वेत पंखों वाले जो शलभ है वो उसके ऊपर जाते और उसकी तरह ही उनको क्या मिल जाता, प्रवेश मिल जाता। यानी कि निवास जगह जो है श्वेत पंखों वाले शलभों को श्वेत लाइकेन अगर मिल रहा है, अर्थात उसका निवास स्थान कैसा मिल रहा है, जैसे रंग है उसी तरह का मिल रहा है ना। तो जैसे वो चाह रहे वैसा उसको रंग, बॉडी का रंग कलर कैसा है पंखों वाले शलभों, श्वेत पंखों वाले शलभों का व्हाइट कलर है, तो व्हाइट उसमें क्या मिल रहा है उनको, लाइकेन प्रोवाइड हो रहा है। तो जब व्हाइट मिल रहा है तो वो वहां पर क्या, किसका यूज हो रहा है, अनुहरण का, अर्थात अनुहरण यहाँ पर लग रहा है। अगर अनुहरण लग रहा है तो श्वेत पंखों वाले जो शलभ है इसकी संख्या गहरे रंग वाले शलभों से ज्यादा थी। क्यों थी, क्योंकि वो श्वेत पंखों वाले तो वहां पर श्वेत लाइकेन में छिप जाते और वो परभक्षियों से बच जाते, दूसरे जानवरों को खा नहीं पाते। और जो गहरे रंग वाले शलभ थे उनकी संख्या कम थी, और जैसे उनको दूसरे परभक्षी प्राणी इनको देखते है ना, तो इनको वहां से खत्म हो जाते या इनको खा जाते। तो अगर इनकी संख्या कम होगी, इनकी संख्या क्या होती रही, उस टाइम तक बढ़ती रही। ठीक है, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई तो इस बीच में क्या होती है, औद्योगिक क्रांति होती है। तो यहां पर क्या होता है, श्वेत पंखों वाले जो शलभ थे, श्वेत पंखों वाले शलभ थे, इनकी संख्या तो कम होगी, और गहरे रंग वाले शलभ थे इनकी संख्या ज्यादा होगी। श्वेत पंखों वाले शलभों की संख्या कम होगी, मतलब 1850 से 1920 के बीच में औद्योगिक क्रांति हुई, और इससे और इसके बाद में यानी कि 1920 के बाद में और इस बीच में क्या हुई, श्वेत पंखों वाले शलभों की संख्या अचानक कम हो गई और गहरे वालों की बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे प्रदूषण बढ़ा तो जो श्वेत लाइकेन है, क्योंकि लाइकेन जो होता है वो प्रदूषण का सूचक होता है, यानी कि पोल्यूशन का, लाइकेन इज ए इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, यानी कि ये क्या होता है, प्रदूषण का सूचक होता है। जहां पर प्रदूषण पाया जाएगा वहां पर लाइकेन जो है वो अपने आप की ग्रो नहीं करवा पाएगा। तो करके श्वेत लाइकेन जो है वहां से क्या हो गए थे, खत्म हो गए थे। जैसे श्वेत लाइकेन खत्म हुए तो श्वेत पंखों वाले जो शलभ थे है ना, तो वो जो है परभक्षियों को दिखने लगे और परभक्षी प्राणी जो उनको खत्म करने लगे, और इस तरह से धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होगी, कम होगी श्वेत पंखों वाले की। और जो गहरे रंग वाले पंखों वाले जो शलभ थे उनकी संख्या ज्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि जो वातावरण था या जो पेड़ पौधे थे या आसपास का परिवेश था, औद्योगिक क्रांति के कारण जो है प्रदूषण इतना बढ़ गया कि वहां पर काला रंग छा गया, यानी कि गहरा रंग छा गया। गहरा रंग छा गया तो गहरे रंग वाले या काले शलभ जो है वो वहां पर अपने आप को छुपा पाए और परपक्षी को मिले नहीं, तो धीरे धीरे इनकी संख्या जो है वो बढ़ गई और श्वेत पंख वाले जो परपक्षियों को आसानी से दिख गए, तो इनकी संख्या क्या हो गई, धीरे धीरे घटने लगी और बहुत कम हो गई। ठीक है, तो इस तरह का जो अंतर है, पहले श्वेत पंख वाले शलभ ज्यादा फिर कम, पहले गहरे रंग वाले शलभ जो है वो कम फिर बाद में ज्यादा। तो ये किसको वहां पर क्या किसको बता रहे हैं, ये अपना जैविक विकास को सिद्ध कर रहा है। अर्थात ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पर जैविक विकास में बता रहा है कि जो प्रकृति है जिन लक्षणों को चुनेगी वही वहां पर क्या होंगे, वही लक्षण या वही जीव विकसित होगा। अर्थात यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण एक सिद्धांत होता है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, उसमें ये बताता है कि प्रकृति जिन लक्षणों को या जिन लक्षणों को जीव में जिन लक्षणों को चुन ले तो वो जीवधारी जो है वो आगे विकसित हो पाता है, अपने आप को जीवित रख पाता है, और अन्य जो जीवधारी है जो प्रकृति के अनुसार से लक्षणों को विकसित न कर पाए वो वहां से खत्म हो जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे पोलर रीजन होते हैं, अर्थात जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर बर्फों की या बर्फ की अधिकता रहती है, वहां के जो जीवधारी पौधे हैं
वो वहीं पर अपने आप को क्या है रख पाएंगे जीवित। अगर उनको वापस गर्म इलाकों में अगर उनको उगाया जाए या वहां पर जीवित रखा जाए तो वो अपने आप को जीवित नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का जो एक्सेप्टेशन है वो उसी तरह का बना हुआ है, वो इन इलाकों में नहीं रह पाएगा, ठीक है, यहाँ खत्म हो जाएंगे, तो प्राकृतिक वर्ण वहां पर नहीं लगेगा। इसी तरह से यहाँ के गर्म इलाकों वाले जो जीव या पेड़ पौधे वो वहां पर अगर उनको जीवित रखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक वर्ण। तो ये अनुहरण व रक्षात्मक सदृश्यता के जो प्रमाण है ये भी क्या करता है? जैव विकास को सिद्ध करता है। नेक्स्ट है अवशेषी अंगों के प्रमाण। अवशेषी अंगों के प्रमाण। अवशेषी अंग का मतलब ये होता है कि ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में होते थे और उनका काम भी था, अर्थात ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में जिनका कार्य होता था और अब जो है वो जीवधारियों में है, तो उपस्थित तो है पर उनका कोई काम नहीं है, तो वो जो अंग होते हैं वो अवशेषी अंग होते हैं। जैसे अगर मनुष्य की बात की जाए, अगर मनुष्य में बात की जाए तो अवशेषी अंग जो है वो 180 है। कितने हैं अवशेषी अंग? लगभग कितने हैं? 180 प्रकार के अवशेषी अंग है। मनुष्य में 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब उनमें जो मुख्य अवशेषी अंग है उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब बात की जाए कृमि रूपी परिशेषिका अर्थात वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कहता है कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या अपने मानव पाचन तंत्र का अगर डायग्राम देखें तो उसकी जो बड़ी आंत होती है इस तरह से क्या होती है? इस तरह से ये क्या है? मानव पाचन तंत्र की, मानव पाचन तंत्र में जो आंत होती है ना, बड़ी आंत, यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर एक तरह से मूलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। देखो ये मनुष्य में क्या है? ये अवशेषी अंग है, मनुष्य में ये अवशेषी अंग है। क्यों है? यानी कि ये क्या है? वेस्टिजल ऑर्गन। वेस्टिजल ऑर्गन का मीन होता है अवशेषी अंग। ये वेस्टिजल ऑर्गन है। क्यों है? क्योंकि पहले इसका काम हुआ करता, मनुष्य का जैसे विकास नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। बाकी आगे हम पढ़ेंगे आदि मानव से किस तरह से मनुष्य बना। तो उस टाइम जब मनुष्य का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ तो पहले क्या करता था? मनुष्य जो घास फूस वगैरह ये खाया करता था, अर्थात सेल्यूलोज जो है ना उसका ज्यादा वो क्या करता था? ईटिंग करता था। तो सेल्यूलोज का पाचन करवाने के लिए क्या होता है? ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषिका भूमिका निभाती है सेल्यूलोज की। अन्य जो स्तनधारी प्राणी है उनके अंदर जो है जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनके अंदर ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो अवशेषी अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कार्य है, क्या कार्य है? वो सेल्यूलोज का पाचन करवाती है वहां पर, ठीक है। तो अपेंडिक्स का हो गया। नेक्स्ट निमेशक पटल। निमेशक पटल निक्टिडाटिंग मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? ये हमारी जो नेत्र है, नेत्र की जो आंतरिक भाग है वहां पर क्या होता है? निमेशक पटल पाया जाता है। और हमारे ये क्या है? हमारे ये अवशेषी अंग है। क्यों? क्योंकि ये जैसे मान लो जलीय जो प्राणी होते हैं, अगर हम बात करें किसकी, या पक्षी की बात करें, है ना, मेंढक की बात करें या पक्षी की बात करें या खर्रा की बात करें, ठीक है, ये जो प्राणी होते हैं ना इनमें निमेशक पटल जो है वो सक्रिय है। सक्रिय मतलब इनमें इसके निमेशक पटल यूजफुल है, इनमें कार्य है। क्या कार्य करता है ये जो निमेशक पटल? इसमें क्या है? निमेशक पटल, ठीक है ना, क्या है? इनमें सक्रिय। और ये निमेशक पटल क्या कार्य करता है? कॉर्निया को साफ, कॉर्निया को साफ रखने का काम करता है। अर्थात मेंढक, पक्षी और खर्रा इनमें जो निमेशक पटल होता है वो सक्रिय होता है और मनुष्य में निष्क्रिय है, अर्थात तो इसमें कोई काम नहीं होता निमेशक पटल का। तो करके ये क्या है? ये वेस्टिजल ऑर्गन या अवशेषी अंग है। तो ये इनमें क्या कार्य करता है? कॉर्निया को साफ रखने का कार्य करता है निमेशक पटल। और मनुष्य में क्या है? अवशेषी अंग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें अक्लता या विजडम टीथ, ये भी मनुष्य में क्या है? विजडम टीथ। ये भी क्या मनुष्य में
मनुष्य में ये भी अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है क्या, विजडम टीथ, ठीक है, मनुष्य में। अगर इसकी बात करें, अभी इसका क्या है, इसका कोई काम नहीं होता क्योंकि जो दांत जो होते हैं वो 18-20 तक लगभग कंप्लीट आ जाते हैं, जिनका यूज भी होने लग जाता है, बाकी इसका कोई कार्य नहीं होता, ठीक है। और ये अगर बात करें तो 20 से लेकर 22 साल, 20 से लेकर 22 ईयर की एज में आता है। मनुष्य में 20 से 22 साल की उम्र के बीच में ये विजडम टीथ आता है। और इसका ये बोला जाता है कि 20 से 22 साल मतलब एक परिपक्व मनुष्य होता है, अर्थात वहां पर वो क्या होता है, एडल्ट या वयस्क हो जाता है। और उस टाइम इसको इस विजडम टीथ को नॉर्मल भाषा में अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं, अक्कल दाढ़, ठीक है, अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसी भ्रांति है कि जब ये दांत आता है तभी क्या होती है, मनुष्य में अक्कल आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो बाकी इसका ये कोई नहीं होता है, इसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, अक्कल से मतलब समझदारी से, वैसे बना दिया गया इसको, ठीक है। तो ये मनुष्य में ये भी क्या है, अवशेषी अंग है, अक्कल दाढ़, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये थर्ड अपना मोलर टीथ होता है, थर्ड मोलर टीथ है, विजडम टीथ होता है। नेक्स्ट है कर्ण पल्लव की पेशियां या मसल्स ऑफ ईयर पिना। मनुष्य की जो कर्ण पल्लव की पेशियां होती है, ठीक है, और मान लो बाहर जो कर्ण होता है ना, इसको बोलते हैं पिन्ना, ये जो बाहर से दिखता है इसको पिन्ना बोलते हैं। इनकी जो मसल्स होती है वो क्या है, वो भी अवशेषी अंग है। वो अवशेषी अंग क्यों है? क्योंकि बाकी जो स्तनधारी जीव होते हैं, जैसे कि हम बात करें गाय, भैंस, भेड़, है ना, बकरी, उनके आप कान देखना वो हिलते हैं, जैसे वो जब चाहते हैं तब वो हिला पाते हैं कान। और मनुष्य जो है वो नहीं हिला पाता, मनुष्य की इम्पॉसिबल, आप चाहोगे तो कान नहीं हिल पाएंगे। कई मनुष्य में थोड़ी विकसित होती है, थोड़े कान हिला पाते हैं, बाकी अब ये क्या है, अवशेषी अंग है, ठीक है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन है ना। और अभी ये मनुष्य जो है ये अपने कान नहीं हिला पाता। पहले मनुष्य के जो पूर्वज थे वो कान को हिला पाते थे, तब इसका काम था, अब इसका काम नहीं, तो ये अवशेषी अंग हुआ। नेक्स्ट है पूंछ के सेल्युलर, यानी कि टेल वर्टिब्रेट, टेल वर्टिब्रेट, यानी मनुष्य के अंदर क्या होती है, टेल वर्टिब्रेट। अगर बात करें पूंछ के सेल्युलर, पूंछ के सेल्युलर ये कितनी होती है, मनुष्य में 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। लास्ट में ना इस तरह से होती है, मान लो जैसे मान लो ये बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी होती है ना। इसके लास्ट में जब देखा जाए तो इसके क्या होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होती है, ये 4 होती है पूंछ कशेरुका है, ठीक है। और अब ये क्या है, इसके अंदर मान लो मनुष्य के अंदर ये निष्क्रिय प्रकार की, अर्थात मनुष्य के अंदर पूंछ नहीं आती है। और जिस टाइम मान लो थोड़ी विकसित थी तो उस टाइम इनका काम था पूंछ को हिलाने में। अब जो ये अवशेषी अंग है, यानी कि अब मनुष्य जो है ये निष्क्रिय रहता है, पूंछ नहीं है तो ये हिलाने में भी काम नहीं आती, ठीक है। और जो बाकी जो स्तनधारी प्राणी है जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनके अंदर जो है ये विकसित होती है, वो अपनी पूंछ हिला पाते हैं, ठीक है ना, पूंछ के सिर पे। मनुष्य में अवशेषी रहती है। नेक्स्ट है त्वचा पर बाल, त्वचा पर बाल, हेयर ऑन स्किन, हेयर ऑन स्किन। मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे या रोम पाए जाते हैं, है ना। कईयों में थोड़े ज्यादा होते हैं, कईयों में कम होते हैं। जो रोम पाए जाते हैं ना, जो बाल पाए जाते हैं, यानी कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रोम, ये जो होते हैं ना, ये क्या है, मनुष्य में अवशेषी अंग है। अब ये अवशेषी अंग कैसे है, क्योंकि इसका मनुष्य में कोई काम नहीं होता। बाकी जो स्तनपायी स्तनधारी जीव होते हैं उनके अंदर इनका मुख्य काम क्या होता है, जो शरीर का जो तापमान है वो नियमित रखना। शरीर के तापमान को नियमित रखने का क्या होता है, इनका काम होता है, ठीक है ना। शरीर के तापमान को नियमित रखने का जो रोम होते हैं या शरीर के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं उनका काम होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान ये नियमित नहीं रख पाता, तो ये क्या है, अवशेषी अंग है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 3, 4 और 5 3 टॉपिक यहाँ पर आज क्लियर किए थे। जैव रसायन व कार्य की प्रमाणता, एविडेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी,
जिसमें हमने देखा था कि समस्त प्रकार के जो जीवधारी होते हैं उनके कोशिका द्रव्य में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन पाए जाते हैं, जिनसे कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का निर्माण होता है, वो जीवधारियों में समस्त में समान होता है। इसी तरह से एंजाइम का कार्य और प्रकृति भी समान होती है, हार्मोन का भी कार्य समान होता है। जैसे मनुष्य की थायराइड ग्रंथि से अगर थायरोक्सिन हार्मोन निकालकर और मेंढक की टेडपोल लार्वा के अंदर अगर इंजेक्ट करवा दें तो मेंढक का जो टेडपोल लार्वा है वो किस में कायांतरित हो जाएगा, वयस्क मेंढक में कायांतरित या परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो विभिन्न अन्य जैसे डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, गुणसूत्र जो है वो न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बाद में अनुहरण व रक्षात्मक सदृश्यता के प्रमाण देखे। अनुहरण का मतलब होता है कि कोई जीव अगर अपने निवास स्थान की तरह दिखाई देने लग जाए तो वह अनुहरण होता है, जो भक्षक प्राणियों से उसकी रक्षा करते हैं। जैसे इसका उदाहरण लिया था श्वेत पंखों वाले कीट या छड़ कीट, ठीक है ना, शलभ, श्वेत पंखों वाले शलभ या छड़ कीट। छड़ कीट जो है वो किसकी तरह, छड़ कीट जो है वो सूखी हुई टहनी की तरह दिखाई देता है तो वो बच जाता है। और श्वेत शलभ वाले इसका ये लिया था कि इंग्लैंड के अंदर एक औद्योगिक क्रांति होती है 1850 से 1920 के बीच में। तब देखा गया कि 1850 से पहले श्वेत शलभ वाले जितने भी कीट थे वो वहां पर संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि श्वेत लाइकेन होता है जिसके साथ वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, यानी कि वो अपने आप को बचा पाते हैं वहां पर रखकर श्वेत लाइकेन के साथ। और जो गहरे रंग वाले या गहरे पंख वाले जो शलभ थे वो नहीं बचा पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो दिखाई दिए तो जो भक्षक प्राणी थे उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। और बाद में जो बाद में देखा औद्योगिक क्रांति होने के बाद में देखा गया कि श्वेत शलभ जो है वो कम हो गए और गहरे रंग वाले शलभ थे वो ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि प्रदूषण के कारण लाइकेन की जो मात्रा है वो लाइकेन जो है वो खत्म हो गए, तो श्वेत शलभ दिखने लगे और इस तरह से भक्षक प्राणी उन्होंने खत्म कर दिया उनको, और श्वेत गहरे रंग वाले जो शलभ थे उनकी संख्या बढ़ जाती है। ये प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अवशेषीय अंगों के प्रमाण में कृमि रूपी प्रशेषिका, निमेशक पटल, अक्कलदार और कर्ण पल्लव की पेशियां, पूंछ के जरिए त्वचा पर बाल ये पड़ा था। कृमि रूपी प्रशेषिका में मनुष्य क्या है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो अवशेषीय। क्यों? क्योंकि अब ये बाकी जीवों में तो क्या होता है, ये सेलुलोज के पाचन में सहायक होता है, अर्थात जो हेर्बिवोर्म्स है यानी कि जो शाकाहारी है उनके जीवों गाय भैंस में ये क्या करता है, सेलुलोज के पाचन में हेल्प करता है, और ये मनुष्य में अवशेषीय। निमेशक पटल जो है अपनी जो आंख है, नेत्र की आंतरिक संरचना में निमेशक पटल होता है, जो मेंढक व पक्षी व खर्रा में तो कोर्निया को साफ करने में हेल्प करता है और मनुष्य में नहीं करता, तो अवशेषीय। अक्कलदार विजनम टीथ का हो गया, कर्ण पल्लव की पेशियां जो है स्तनधारी बाकी गाय भैंस भेड़ बकरियों में तो हिलने बाहर काल में पिल्ला को हिलाने में हेल्प करते हैं, मनुष्य में नहीं करता। उच्च कशेरुकाएं और त्वचा पर रोम जो है बाल जो है वो भी मनुष्य में तापमान नियमन का काम नहीं करता, और बाकी इनका काम होता है तापमान नियमन करना, जो अन्य जीवधारियों में करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अच्छे से नोट्स बना लेना और अच्छी तरह से इसको आप प्रिपेयर करना। तो बच्चों इसमें जो 6 पॉइंट है वो है संयोजक कड़ियों के प्रमाण या एविडेंस ऑफ कनेक्टिक लिंक्स। इसमें यह है कि जीवधारी जो है वो एक अगर जीव बना है, जैसे मान लो वायरस है, तो वायरस बना है तो वो किससे बना है, सजीव व निर्जीव से बना है, अर्थात इसके अंदर सजीवों वजह से लक्षण है और निर्जीवों जैसे भी लक्षण है। यानी कि संयोजक कड़ियों में उन जीवों को रखा जाता है या उन जीव जातियों को रखा जाता है जो अन्य दो जीव जातियों के लक्षण या गुण जो है वो अपने आप में समाहित रखती है। तो इसमें सबसे पहले उदाहरण देखा जाए तो वो क्या है, यहाँ पर हमारा वायरस है। क्या है? वायरस। ये सजीव मतलब जब क्या होता है, निर्जीव, जब क्या होता है निर्जीव वस्तुओं पर होता है तब तो ये निर्जीव की तरह बिहेव करता है, और जैसे सजीवों के अंदर सजीवों के कांटेक्ट में आता है तो भी ये सजीव की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इसी तरह से यूग्लिना जो है वो किसका है, किसकी कनेक्टिव लिंक्स है, ये पादप व जंतु का कनेक्टिव लिंक्स है। यानी कि पादप के समान किसमें क्या होते हैं, पर्णहरित पाया जाता है और इसके अंदर नहीं पाया जाता जंतु में, है ना। तो ये क्या होता है, पादप के समान तो इसमें पर्णहरित होता है और सूर्य की उपस्थिति में ये मतलब उपस्थिति में ये भोजन बना सकते हैं परंतु अनुपस्थिति में ये नहीं बना सकते, ठीक है। और इसी तरह से
यानी कि जंतुओं के समान ये क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मूवमेंट होती है वो अपनी जगह पर, है ना। यूग्लिना जो है या एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, या दूसरे जो जीवधारी है उनको ये क्या करता है, खाता है। यानी कि एक तो क्या है, खुद खाना बना सकता है और खुद दूसरे जीवों पर ये डिपेंड भी रहता है। यानी कि दूसरे जितने भी प्रकार के जो अन्य जीवधारी, मतलब छोटे जो जीव प्राणी होते हैं उनको ये ईट करने का वर्क करता है, ठीक है ना। इसी तरह से ऑर्कियोप्टेरिस की बात करें, ऑर्कियोप्टेरिस क्या है, एक तरह का ये जीवाश्म है जो कि अब इस समय नहीं पाया जाता है, पहले कभी पाया जाता था, अब इसकी ओनली शेष ही बनते हैं। क्योंकि जीवाश्म किसको बोलते हैं, जिसके शेष हो उसी को क्या बोलते हैं, अपने जीवाश्म बोलते हैं। तो इसके अभी अवशेष पाए गए हैं, यानी कि चिन्ह पाए गए हैं इसके, है ना, ये खुद नहीं है, तो ये क्या है, एक जीवाश्म है। और ये किसकी कनेक्टिंग लिंक्स है, किसके ये संयोजक कड़ी है, रेप्टिलिया व पक्षी की तरह, रेप्टिलिया व पक्षी की ये संयोजक कड़ी है। अर्थात इसमें पक्षियों की तरह तो क्या पाई जाती है, चोंच पाई जाती है और पंख पाए जाते हैं। और रेप्टिलिया की तरह, रेप्टिलिया प्राणियों की तरह इसमें क्या होते हैं, मुख व मुख के अंदर दांत का पाया जाना, ठीक है, और इस तरह से इसके अंदर पूंछ का पाया जाना, ठीक है। तो ये भी किसका है, किसके उदाहरण को रिप्रेजेंट करता है, रेप्टिलिया व पक्षी प्राणी को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि मुंह के अंदर दांतों का पाया जाना, इस तरह से ये घड़का, ये तो रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी के गुण रिप्रेजेंट करते हैं। पक्षी की तरह मान लो पूंछ है, चोंच है, इसके पंख है, वो पक्षी वर्ग के प्राणी के गुणों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑर्कियोप्टेरिस की किसकी संयोजक कड़ी है, रेप्टिलिया व पक्षी की। पेरिपेटस जो है वो एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा प्राणी की जो है संयोजक कड़ी है। अर्थात एनेलिडा के समान तो इसके शरीर में खंड पाए जाते हैं, वह आर्थ्रोपोडा की समान इसमें क्या होते हैं, इसके पैर उपांग पाए जाते हैं, तो ये चलने में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रोटोप्टेरस, प्रोटोप्टेरस ये किसकी संयोजक कड़ी है, एम्फीबिया व पीसिस, एम्फीबिया व पीसिस की ये क्या है, संयोजक कड़ी है। अगर मान लो देखा जाए तो एम्फीबिया की तरह, यानी कि इसके अंदर गिल्स, क्लोम वगैरह ये पाए जाते हैं जिससे ये शोषण करने में हेल्प करते हैं। और बाकी अगर इसके लक्षण देखें तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं, पीसिस की तरह इसमें क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं जो कि शोषण में इसकी सहायता करते हैं। तो ये भी किसकी संयोजक कड़ी, एम्फीबिया व पीसिस की, यानी कि इसके अंदर क्लोम भी पाए जाते हैं और फेफड़े भी पाए जाते हैं, यानी गिल्स व फेफड़े दोनों पाए जाते हैं। तो ये पीसिस व एम्फीबिया की संयोजक कड़ी मानी जाती है। उसके बाद स्मुरिया जो ये एम्फीबिया व सरीसृप, एम्फीबिया व सरीसृप प्राणियों की तरह है, ये अपना रिप्रेजेंट होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें गिल्स वगैरह ये पाए जाते हैं, और सरीसृप प्राणियों की तरह इसमें क्या होते हैं, सरीसृप प्राणी की तरह इसमें इनका शरीर जो है खंडयुक्त पाया जाता है, ठीक है, रेंगकर चलने वाले जो प्राणी होते हैं। उसके बाद एक्टिना की देखा जाए तो ये रेप्टिलिया व स्तनधारी, रेप्टिलिया व स्तनधारी की जो है ये माना जाता है। अब एक्टिना को रेप्टिलिया व स्तनधारी की संयोजक कड़ी क्यों मानते हैं, क्योंकि रेप्टिलिया अर्थात ये क्या करते हैं, रेप्टिलिया की तरह तो ये अंडे देते हैं, ठीक है, और स्तनधारी प्राणियों की तरह इनमें क्या पाई जाती है, स्तन में ग्रंथियां पाई जाती है। इनमें स्तन ग्रंथियों का पाया जाना स्तनधारी को बताता है, और ये अंडे देते हैं। तो ये रेप्टिलिया जो रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी है उनके गुणों को ये क्या करता है, शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो एक्टिना रेप्टिलिया व स्तनधारी प्राणियों में क्या है, संयोजक कड़ी है। तो यहाँ पर आपको देखो लक्षण अगर आपको अच्छे से याद होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी होते मान लो मुख्यतः जिसके याद रखने वो तो क्या है, यूग्लिना ये क्यों है, पर्णरक्त की तरह है, दूसरे जीवों को ये खा सकता है ना, क्रिटिकल कंडीशन में। उसी तरह एक्टिनिया का रखना जरूरी है, ऑर्कियोप्टेरिस का रखना जरूरी है। बाकी के जो लक्षण है वो जरूरी नहीं है, पर ये जरूर याद रखना है कि संयोजक कड़ी बना है तो किस प्राणियों के जुड़ने से बना है। तो अच्छे से याद करोगे, वायरस जो है वो सजीव व निर्जीव की संयोजक कड़ी है, ये मुख्य है। यूग्लिना पादप व जंतु की, ऑर्कियोप्टेरिस रेप्टिलिया व पक्षी वर्ग के प्राणियों की संयोजक कड़ी है। पेरिपेटस जो है एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा प्राणियों की संयोजक कड़ी है। प्रोटोप्टेरस है एम्फीबिया व पीसिस की संयोजक कड़ी है। स्मुरिया एम्फीबिया व सरीसृप, और एनेलिडा रेप्टिलिया व स्तनधारी। तो ये संयोजक कड़ियां जो है अच्छे से आप रख लेना, याद कर लेना, 3-4 बार आप अगर इसको कॉपी में उतार कर पढ़ोगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगी। तो आपका 6th जो पॉइंट है जो कौन सा, एविडेंस ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स, यानी कि जो
जैव विकास के जो प्रमाण है इसमें 6 जो पॉइंट है वो अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर कमेंट कर देना और लाइक जरूर करना, और आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। आपको अच्छी तरह से आपका सिलेबस कवर कराएंगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो। ठीक है, थैंक यू।